हेलो साथियों, कैसे हो? बहुत अच्छे से आप होंगे, उम्मीद करता हूँ। एकदम से अपनी तैयारी आप कर रहे होंगे। आपके पशु परिचर की जो आज अपनी क्लास होने वाली है वो कौन सी क्लास है? तो आज अपनी जो क्लास हो जाएगी वो 24। कौन सी क्लास हो जाएगी भाई? पशु परिचर की पार्ट ए वाली आपकी जो क्लास हो जाएगी 24 क्लास हो जाएगी। क्लियर? और ये आज का जो पेपर है 2019 में लिया गया था। इसमें भी राजस्थान जीके से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बड़े शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर जो साथी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उन साथियों के लिए बता देता मैं 100+ आरपीएससी के पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, 100+ आरएसएसबी बोर्ड के पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा क्विज करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप ज्वाइन के लिए कर लीजिएगा, वह आपको क्विज भी मिल जाएगी। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, सीधे ही देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब मैं बता दूं, बूंदी का जो आपका तारागढ़ है ना, देखो राजस्थान में 2 तारागढ़ है आपके। एक तो बूंदी वाला तारागढ़ है, एक आपका अजमेर वाला तारागढ़ है। क्लियर? सॉरी, ये जो 2 तारागढ़ आपके, एक तो बूंदी के अंदर पड़ता है, एक आपका अजमेर में पड़ता है। ठीक है, बूंदी वाला जो तारागढ़ है इसका निर्माण कब हुआ सर? 1354 ईस्वी में। किसने करवाया? बर सिंह हाड़ा ने करवाया। किसने करवाया भाई? बर सिंह हाड़ा ने करवाया। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूँ अजमेर वाले तारागढ़ की। तो अजमेर वाला जो आपका तारागढ़ है, इसके अगर मैं निर्माण की बात करता हूँ ना, तो इसका निर्माण करवाया था अजयराज चौहान ने। अजयराज चौहान, और वो भी आपको याद रखना किसने? सेकंड ने, फर्स्ट नहीं, अजयराज सेकंड के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 1113 ईस्वी के अंदर। क्लियर? कोई भी आपका डाउट बाकी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खुमान रासों के रचनाकार कौन थे? जाचक जीवन, दलपत, जोधराज, ईसरदास। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल बी। भाई खुमान रासों के जो आपके रचयिता है वो कौन है? तो वो है आपके दलपत। इसके अलावा मैं 1-2 रासो और आपको बताता हूँ। एक है आपका, कौन सा रासो है? एक आपको है सती रासो। चलो, इस सती रासो के जो आपके रचनाकार है वो कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, सती रासो किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। क्लियर? एक मैं बात कर लेता हूँ विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो विजयपाल रासो आपका नल सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? इसके अलावा देखो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया ना, पृथ्वीराज रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो आपके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? पृथ्वीराज रासो लिखा गया किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा। चंद्रवरदाई। ठीक है, तो ये रासो भी आपको साथ में याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका कयाम रासो, कयाम रासो जो लिखा गया जानकवि के द्वारा लिखा गया है। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? क्लियर? तो गणगौर का जो त्योहार मनाया जाता है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? फाल्गुन मास में आपकी होली आती है। क्लियर? श्रावण मास में आपकी छोटी तीज आती है। क्लियर? और बैसाख के अंदर आपकी आखा तीज आती है। देखो, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी गणगौर मनाई जाती है। क्लियर? आखा तीज आपकी कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी मनाई जाती है। और छोटी तीज आपकी कब मनाई जाती है? तो श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी छोटी तीज मनाई जाती है। और फाल्गुन की मैं बात कर लेता हूँ, होली आपकी कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा या फाल्गुन अमावस्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। फाल्गुन पूर्णिमा को आपकी होली मनाई जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते। तेजाजी के चबूतरे का थान तथा पुजारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शरणागत, सोहर, गोढ़ला, देवजी।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। गोडला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोडला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये आपका पेपर आ गया, यहाँ से स्टार्ट है। राष्ट्रपाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो बिल्कुल विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई, रमा देवी पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी कालीबाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका कब हुआ था? तो 21 जून 1947 को आपका राष्ट्रपाल कांड हुआ था डूंगरपुर रियासत। कौन सी रियासत? डूंगरपुर। ठीक है, क्लियर। तो 5 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली बाई। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो देख लेते हैं। कुशलराज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र, हीरालाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। जब अंग्रेज अधिकारी जब अजमेर में तब क्रांतिकारियों ने हमला किया था, तो जोधपुर के जो आपके महाराजा थे तत्कालीन तख्त सिंह ने कुशल सिंह नेतृत्व में जो आपकी राजकीय सेना थी जोधपुर की, उसे भेजा था अंग्रेजों के साथ देने के लिए। क्लियर। इसके अलावा देखो 1857 की क्रांति की बात करो तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। क्लियर, आपको याद रखना है। ठीक है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत आपके नसीराबाद से हुई थी। ये तिथि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पशु परिचर वाले मेरे साथी जो है ना, बड़े बेफिक्र रहो, आपकी बेहतरीन तैयारी कराऊंगा मैं। वाकई में मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। अभी स्टार्टिंग है आपकी, धीरे धीरे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करेंगे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। मैं 100% गारंटी आपको दे सकता हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ लिया ना, तो राजस्थान जीके का तो सवाल आपका मैं गलत नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाओ। बस ये है कि पढ़ना पड़ेगा आपको मन लगा के। मेरे सारे पेपर आपको देखना है। एक सवाल मैं आपको बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने दूंगा। जो पढ़ाया ना उसी में से आएगा आपका। क्लियर। अगर बोर्ड ही अलग बना दे तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी मेरे पढ़ाए में से सारे सवाल आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्लियर। और इसके अलावा देखो, आज मैं बात कर लेता हूँ पीए की। एक तरफ आपकी रियासत है, एक तरफ आपके पीए। पीए मतलब आप जानते हो, सवाल पूछा जाता पॉलिटिकल एजेंट। जैसे जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर रियासत का मेजर ईडन था भाई। कौन था? मेजर ईडन। क्लियर। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ उदयपुर रियासत का आपका पीए कौन था? तो उदयपुर रियासत का जो पीए था आपका एल शावर्स था भाई। ठीक है, क्लियर। अब आगे आ जाओ। इसके अलावा जोधपुर रियासत का जो आपका पीए था वो कौन था? तो जोधपुर रियासत का आपका जो पीए था वो कौन था? मैक मौसन। जोधपुर रियासत का आपका पीए था मैक मौसन। अब मैं बात कर लेता हूँ कोटा रियासत का जो आपका पीए था मेजर बर्टन था। कौन था भाई? मेजर बर्टन। क्लियर। और एक आपका बच गया भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत के मैं पीए की अगर बात कर लूँ तो भरतपुर रियासत का जो पीए था आपका वो कौन था? मॉरिशन था भाई। कौन था? मॉरिशन। और इनका नाम कहीं कहीं निक्सन भी आपको मिलता है, तो दोनों ही सही है। मॉरिसन भी सही है, निक्सन भी सही। क्लियर। अब बढ़ते आगे। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो भूप सिंह का जो संबंध था वो बिजूलिया किसान आंदोलन से था। भूप सिंह यानी आप समझ गए, इनका क्रांतिकारी थे, उनका बचपन का नाम था। तो विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम है विजय सिंह पथिक। क्लियर। ये मूल रूप से तो यूपी के रहने वाले थे, बुलंदशहर के, लेकिन राजस्थान आ गए थे। राजस्थान आने के बाद इन्होंने अपना नाम रख लिया था विजय सिंह पथिक। क्लियर। और राजस्थान में आंदोलनों का जो जनक कहा जाता है वो विजय सिंह पथिक को ही कहा जाता है। और महत्वपूर्ण भूमिका बिजूलिया किसान आंदोलन ने निभाई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ये जो सुझाव दिया था आपके के एम मुंशी साहब ने दिया था भाई। किसने दिया था? के एम मुंशी साहब ने दिया था। क्लियर। के एम मुंशी साहब की अगर मैं बात कर लूँ तो उन्होंने कहा था भाई कि प्रथम चरण जो हुआ था राजस्थान के एकीकरण का, वो हुआ था आपके 18 मार्च
1948 को। क्लियर? 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था। और इसी चरण में इसका नाम मत्स्य संघ रखने की जो सलाह दी थी के.एम. मुंशी ने दी थी। कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 4 रियासतें। ABCD आती है? ABCD: अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। क्लियर? और देखो इसमें एक आपका ठिकाना था, कौन सा ठिकाना था? तो आपका निमराना ठिकाना भी था। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ पहले ही। सवाल कैसे बनेगा यहाँ से? पहला सवाल बनेगा, मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? मत्स्य संघ का गठन जो हुआ था बिल्कुल आपके सामने 18 मार्च 1948। दूसरा सवाल बनेगा, मत्स्य संघ का विलय कब हुआ? देखो दोनों में अंतर है। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ से गलतियाँ कर बैठते हैं। आपको गलती नहीं करने वाले, जो मेरे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल थोड़े अवेयर और अच्छे से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। गठन यानी निर्माण कब हुआ, विलय यानी मिलाया कब गया? तो विलय जो हुआ था 15 मई 1949। क्लियर? भाई गठन तो हुआ था मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 और विलय हुआ 15 मई 1949। गठन पहले चरण में हुआ था और विलय 5वें चरण में हुआ था। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की आय कितनी थी? तो 184 लाख। ये सवाल एग्जाम में बना हुआ भी है, आपको याद रखना। कितनी आय थी भाई? 184 लाख। मत्स्य संघ का गठन किया गया तो राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को बनाया गया। किसे बनाया गया भाई? उदयभान सिंह को। क्लियर? किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को आपका बनाया गया था। ठीक है। अब उदयभान सिंह का जो संबंध था उन 4 रियासतों में कौन सी रियासत था? तो आपके धौलपुर से था। क्लियर? राइट? कहाँ से संबंध था इनका? इनका संबंध जो था वो धौलपुर से था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें मैं 1-2 फैक्ट और बता देता हूँ आपको। तो इसमें आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाए ना कि राजस्थान के एकीकरण में पहले चरण के अंदर कितनी इकाइयों का विलय किया गया, तो आपको याद रखना आपको ऑप्शन में होंगे 4, 5, 3, 6। तो आप में से कितने बच्चे इसका उत्तर बता रहे हैं? जो मेरी क्लास को देख रहे हैं मन में इसका उत्तर सोच लेना, मैं बताने वाला हूँ। सोच लिया होगा आपने। ठीक है। अक्सर बच्चे किस पे गए होंगे? देखो इस पे गए होंगे, लेकिन आपका सवाल गलत है। गलत है सर, क्यों गलत है? 4 ही तो रियासतें थी। क्या कि 4 ही तो इकाइयाँ थी? नहीं, रियासतें 4 थी, इकाइयाँ 5 थी। पहले भी बताया था, 4 रियासत और 1 ठिकाना, कुल कितनी इकाइयाँ हो गई आपकी? 5 इकाइयाँ। ये सवाल कई बार एग्जाम आया और बच्चे एकदम से कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए कहता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए, बेहतर तैयारी कराएंगे। सवाल किस तरह से पूछा जाता है वो भी क्लियर करेंगे, कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी क्लियर कर देंगे। तो समझ में आया? इस तरह से आपको करना है। मत्स्य संघ की जो राजधानी थी अलवर थी। पी सत्यनारायण राव समिति की मैं बात कर लूँ तो इसने क्या करा था? पी सत्यनारायण राव समिति ने जो किया था वो जयपुर को राजधानी बनाने की सलाह इन्होंने दी थी। वल्लभ भाई पटेल की बात कर लूँ तो मैं देखो, चौथा जो चरण हुआ था आपका, उस चरण का जो उद्घाटन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। NV गाडगिल की बात कर लूँ तो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण और दूसरा चरण का जो उद्घाटन किया गया था वो NV गाडगिल के द्वारा आपका किया गया था। क्लियर? आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखें। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 25 फरवरी 1568। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार किया गया? तो 25 फरवरी 1568 को अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने आपका चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और देखो ये राजस्थान का, सॉरी उदयपुर, आपका चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा था जो कि 1567-68 में हुआ था। ठीक है। इस समय जो उदयपुर के आपके शासक थे वो उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। क्लियर? और इन्होंने अपनी चाबियाँ जयमल फत्ता को सौंप कर यहाँ से चले गए थे। चित्तौड़गढ़ में आपके 3 शाखे हुए। पहला शाखा जो हुआ था आपका 1303 में हुआ। भाई कब हुआ? 1303 में। उस समय जो शासक थे रावल रतन सिंह, आक्रमणकारी आपका अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो चित्तौड़गढ़ का शाखा हुआ था वो हुआ था 1534 में। इस समय आक्रमणकारी गुजरात के थे आपके। कहाँ के थे भाई? गुजरात का बहादुर शाह था। और इस समय जो शासक थे विक्रमादित्य के काल के अंदर शासक जो कर्मावती थी। कौन थी? रानी कर्मावती। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी जो शाखा का जो नेतृत्व किया था ना केसरिया, वो तो बाघ सिंह रावत ने किया था। क्लियर? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था मंडन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो कुंभलगढ़ जो है ना, ये आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। और ये मेवाड़ के जो आपके राजा थे उनकी संकटकालीन राजधानी भी रहा है। ठीक है। और कुंभलगढ़ के लिए अबुल फजल ने एक कथन भी कहा था कि इतनी ऊंचाई पे बना हुआ कि ऊपर से नीचे देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और कुंभलगढ़ के अंदर ही आपके देखो जाली बाव बावड़ी बनी हुई है, जहाँ से सवाल आपका बना हुआ है। जाली बाव बावड़ी का है, कुंभलगढ़ के अंदर है। क्लियर। बिल्कुल आपको याद रखना। और एक आपका कुंभ स्वामी मंदिर, एक तो आपका चित्तौड़ में है लेकिन एक कुंभ स्वामी मंदिर आपका कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और कटारगढ़ की बात कर लूँ तो एक लघु दुर्ग बना हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर ही एक छोटा दुर्ग और बना हुआ जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ इसलिए भी फेमस है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली रहा है। आगे बढ़ते हैं। बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में। ठीक है। बागोर सभ्यता की खोज किसने करी थी? वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वी.एन. मिश्र के द्वारा। बागोर सभ्यता से एक सवाल अक्सर बनता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन, राजस्थान में नहीं, विश्व के सबसे प्राचीन पशुपालन के जो साक्ष्य मिले ना वो बागोर सभ्यता से मिले। यानी पशुपालन के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले? बागोर सभ्यता से। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो वो कौन थे? वो महाराणा उदय सिंह थे। ठीक है। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। बिल्कुल आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की? तो अर्जुन लाल सेठी ने देखो जयपुर के अंदर, कहाँ? जयपुर के अंदर वर्धमान पाठशाला की स्थापना करी है। ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और अर्जुन लाल सेठी थे जिनका अंतिम समय बिल्कुल अजमेर में गुजरा था। ठीक है। और इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, अपना नाम बदल के करीम खां अपना नाम रख लिया था। और ये अंत में बच्चों को उर्दू अरबी पढ़ाते थे और फिर उन्हीं की इच्छा के अनुसार इन्हें दफनाया गया। आगे बढ़ते हैं। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूँ। पिंक सिटी किसे कहते हैं? सबको पता होगा, सबके दिमाग में आई की बात आ रही होगी जयपुर। सबके दिमाग में आ रही होगी, तो आ रही है तो सही भी है, जयपुर ही है पिंक सिटी। एक आपका वाइट सिटी, कौन सा सिटी? वाइट सिटी, यानी सफ़ेद नगरी कहते हो, वाइट सिटी कहते हो। वाइट सिटी कहते हैं आपके उदयपुर को। किसे कहते हैं भाई? उदयपुर को। क्लियर। अब देखो मैं कुछ नए फैक्ट भी आपसे बताऊंगा। एक है आपकी ब्लू सिटी, यानी नीला शहर, या ब्लू सिटी कह दो आप, जो भी है। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो ब्लू सिटी जो कहते हैं ना वो कहते हैं आपके जोधपुर। किसे कहते हैं भाई? जोधपुर को कहते हैं। क्लियर। एक आपका आ गया पर्पल सिटी, ये आप सबके लिए नया होगा। पर्पल सिटी यानी बैंगनी, बैंगनी शहर, पर्पल सिटी, बैंगनी सिटी। तो बैंगनी सिटी जो कहते हैं ना, आप किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? झालावाड़। कौन सा वाड़? झालावाड़। झालाओं की नगरी झालावाड़ को क्या कहा जाता है? पर्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे है, जैसे पीला शहर आपका जैसलमेर होता है, धातु की नगरी जैसे आपके नागौर को कहा जाता है। ठीक है। भारत का मक्का आपका अजमेर को कहा जाता है। क्लियर। और बहुत सारा है, जैसे कानपुर, कोटा को कानपुर के नाम से जाना जाता है, नागपुर आपके झालावाड़ को जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे उपनाम है जो आपको याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? तो होप सर्कस जो है ना आपका अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, बिल्कुल 1873 में खोला गया था। कब खोला गया भाई? 1873 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी बताओ? बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी। ये बांदीकुई आपके दौसा में पड़ता था, वहाँ से आगरा फोर्ट तक आपके राजस्थान की पहली ट्रेन चली थी। निम्नलिखित में से कहा देश का सबसे अधिक बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? ये आपको बताना है।
तो 17 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रामपुरा आगूचा। रामपुरा आगूचा के अंदर देश का सबसे बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है, और ये रामपुरा आगूचा आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। क्लियर, आपको याद रखना। जबकि सीसा जस्ता की जो चांदी की खान और सीसा जस्ता सबसे पहले जो मिला था वो जावर में मिला था, जावर उदयपुर के अंदर। ठीक है, किनके काल में लिखा है? तो महाराणा लाखा के काल में मिला था। ठीक है, राजस्थान का भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है आपका सुंदामाता संरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये पड़ता है आपके जालोर में। कहाँ पड़ता है? जालोर, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया था? तो 19 का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर। वर्तमान में आपके 5 टाइगर परियोजनाएं हैं। कितनी? 5 टाइगर परियोजना। सबसे पहले आपकी रणथंभौर थी, दूसरी की मैं बात कर लूँ तो सरिस्का थी, तीसरी की मैं बात कर लूँ मुकुंदरा हिल्स थी, चौथी की अगर मैं बात कर लूँ तो चौथी आपकी कौन सी थी? रामगढ़ विस्तारी, जो कि बूंदी में पड़ती है। पांचवी की अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ तो धौलपुर करौली। छठा बनने वाला है कुंभलगढ़, लेकिन पास तो आपके है ही है, छठा बनने वाला अभी तक बना नहीं है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ जाते हैं गाइस। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो उदयपुर के अंदर। देखो, राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, इस हिस्से में सबसे ज़्यादा मक्का होता है आपका। ठीक, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है लाल लोमी मृदा है, लाल लोमी मृदा में मक्का का जो है, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपकी खेती की जाती है मक्के की, वो दक्षिण राजस्थान मानना आपको। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 21 की अगर मैं बात करूं तो लीलड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। क्लियर। यह बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बर दर्रे की मैं बात करूँ तो ये आपके अजमेर ज़िले में है, और अगर नवीनतम जिलों को देखें तो ब्यावर में शामिल होने वाला है, लेकिन अभी तक आपको पुराना ही पढ़ना है, नवी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बर दर्रा आपके अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। इसके अलावा भी बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, पाखरिया दर्रा, ये सारे जो दर्रे पड़ते हैं ना आपके अजमेर के अंदर ही पड़ते हैं। अजमेर से ब्यावर, ब्यावर जो है, ब्यावर जिला जो आपस में वहाँ पहाड़ी ज़्यादा है, तो वो दर्रे किसे कहते हैं? जो पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण रास्ता होता है ना, उसे दर्रा कहा जाता है। तो ये सारे दर्रे आपको ब्यावर के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी सागर बांध अवस्थित है। तो गांधी सागर बांध जो अवस्थित है आपका चंबल परियोजना पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनेंगे। कैसे सवाल पूछे जाएंगे मैं बताता हूँ। देखो, आप सभी को पता है कि चंबल नदी पर आपके कितने बांध बने हुए? 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए? 4 बांध। क्लियर। और चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? 135 लंबी है, 135 किलोमीटर राजस्थान में है। अब इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपको याद रखना कितने जिलों में बहती है? तो आपका चित्तौड़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। क्लियर। ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। क्लियर। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो निकल के आती है ना, ये मध्य प्रदेश के महू के मानपुर के निकट, मानपुर के निकट विद्यांचल के जानापाव पहाड़ी से निकल कर आती है, और राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो 84 से करती है। कहाँ से करती है भाई? 84 चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब मैं आपको बता दूं तो देखो, ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है, एमपी और राजस्थान की बिल्कुल बॉर्डर पे बहती है। क्लियर। सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन आपके चंबल नदी पे, सबसे ज़्यादा। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना कि ये जो नदी है ना आपकी इसे एक बार यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया था, लेकिन शामिल नहीं किया। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी भी है जिसे विश्व धरोहर में शामिल करने के लिए नामित किया गया था, लेकिन शामिल नहीं किया। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके बांधों की। देखो, तो सवाल आपका कैसे बनेगा? सवाल बनेगा आपका, मुहाने से उद्गम चंबल नदी पर बने बांधों को क्रम को जमाइए, या फिर उद्गम से मुहाने की तरफ बने हुए बांधों को क्रम से जमाइए। क्रम से यानी लगातार। तो ये देख लो, मान लो ये आपका मध्य प्रदेश का महू है, मानपुर है, यहाँ से निकल कर आपकी चंबल नदी आ रही है, ये बह रही है।
ठीक है। और यहाँ पर आपका देखो, ये आगरा है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ईटानगर के पास मुरादगंज नामक स्थान पे ये यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर। सबसे पहला बांध इस पर आता गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। क्लियर। अब देखो, अगर आपको पूछ ले उद्गम से, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, उद्गम से मुहाना, उद्गम से मुहाना का सेट पूछ ले तो उद्गम यहाँ से है, तो सबसे पहले गांधी, फिर आपका राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर, फिर कोटा बैराज। अगर मुहाने से उद्गम पूछ ले तो सबसे पहले कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, कैसी जलवायु आपको बतानी है उत्तरी पूर्वी राजस्थान की। तो अर्ध शुष्क है, आर्द्र है, उपाद्र है, अति आर्द्र है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जो आपकी जलवायु है कैसी है, बिल्कुल अर्ध शुष्क है। भाई कैसी है, अर्ध शुष्क आपकी है। क्योंकि देखो उत्तर पूर्व आप दिमाग लगा रहे होंगे तो उत्तर पूर्व में आपका चूरू, सीकर, ठीक है, तो वो आपके अर्ध शुष्क में आते हैं अधिकतर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लेकिन ये फाइनल आंसर किसे भी बता रहा हूँ, डाउट मत करना। अब देखो ये आ गया आपका राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान का सीना चौड़ा है, राजस्थान का सीना चौड़ा है। तो 869 तो आपका पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण आपका 826 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 826। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ कुल पूरे भारत का 10.41% आपका राजस्थान में है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कितना है। तो राजस्थान के उत्तरी अक्षांश की मैं बात कर लूँ तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपका क्या 30 डिग्री 12 मिनट तक आपका उत्तरी अक्षांश है। क्लियर। अगर मैं देशांतरी विस्तार की बात कर लूँ तो देशांतरी विस्तार आपका कितना है, तो मैं आपको बता देता हूँ 69 30 डिग्री से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक आपका देशांतरी विस्तार है। क्लियर। आपको बिल्कुल याद रखना है। बोरकुंड गांव से उत्तरी अक्षांश आपका बोरकुंड से आपका कोना गांव गंगानगर तक है। ठीक है। और इधर मैं बात कर लेता हूँ आपका, तो कटरा से आपका सिलाना, ठीक है, कटरा जैसलमेर में, सिलाना आपका धौलपुर में हो जाएगा। याद है ना आपको कि राजस्थान का सबसे उत्तरतम गंगानगर है, सबसे दक्षिणतम बांसवाड़ा, सबसे पूर्वतम जो जिला आपका धौलपुर है, सबसे पश्चिम तो जिला आपका जैसलमेर है। क्लियर। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल बी। ठीक है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की। तो वन कितना है, तो ये 9.57 से बढ़कर हो गया आपके 9.60% हो गया। भाई कितना हो गया, 9.60, बढ़ गया है मामला, देख लेना। अब देखो वनों से जो एग्जाम में सवाल बनते हैं ना, कैसे बनते हैं, देखो वनों से जो सवाल आ रहा है, एक तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया, ये सवाल अक्सर पूछा जाता। तो एक तो था आपका आरक्षित वन, एक हो गया आपका आरक्षित वन, दूसरा हो गया आपका रक्षित वन। रक्षित और सुरक्षित एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक है आपका अवर्गीकृत वन। कैसे वन है भाई, अवर्गीकृत वन, 3 भागों में बांटा गया। वापस से बता देता हूँ, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, 3 प्रकार के वनों हैं जो कि राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से बांटे गए। अब कभी कभी इनका प्रतिशत पूछ लिया जाता है कि आरक्षित वन राजस्थान में कितने पाए जाते हैं। तो आरक्षित वन तो पाया जाता है आपके 37.05। क्लियर, 37.05। जबकि मैं बात कर लेता हूँ रक्षित वन, रक्षित वन राजस्थान में कितने पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना 56.4% आपके राजस्थान में रक्षित वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन राजस्थान में कितने पाए जाते हैं, तो 6.46%। क्लियर। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन उदयपुर में, सबसे ज़्यादा सुरक्षित वन आपके बारां में, सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन आपके बीकानेर में पाए जाते हैं। क्लियर। बिल्कुल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अल्फीसूल कहाँ नहीं पाई जाती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो अल्फीसूल मृदा जो है आपकी कहाँ नहीं पाई जाती, तो इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि
कोटा में भी अल्फी सोल पाई जाती है, बारा में भी पाई जाती है, झालावाड़ में भी पाई जाती है, बूंदी में भी पाई जाती है। क्लियर। और वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बात करूँ तो यह वर्टिसोल पाई जाती है, इसलिए इसका डिलीट करा है। अल्फीसोल नहीं, या वर्टिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। लेकिन मृदा भी चारों जिलों में पाए जाते हैं। अगर ये सवाल भी बन जाता ना, अल्फीसोल की जगह वर्टिसोल लिख देता, फिर भी ये डिलीट हो जाता, क्योंकि हाड़ौती के पठार के 4 जिलों को छोड़कर एक अन्य जिला ऑप्शन में डालना था, जो डाला नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो 28 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मृदा। आगे बढ़ते हैं। 2012 में पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु का कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक है? तो बहुत अच्छा सवाल है, पशु विज्ञान वैसे आपके पूछा जाएगा। इसमें बकरी है। और मैं बात कर लूँ 2017 वाली रिपोर्ट की, जो नवीनतम रिपोर्ट है, उसमें भी बकरी है आपका। 2012 में बकरी था, वर्तमान में बकरी है। 2012 वाली रिपोर्ट में कुल पशुधन जो था आपका 577 लाख था, और जबकि नवीनतम की बात कर लो तो 568 लाख हो गया। ठीक है, कुछ कमी आई है। कितना प्रतिशत? 1.66% की कमी हुई। कितनी प्रतिशत? 1.66% की आपकी कमी हुई है। आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं, फिर आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आखिरी सवाल है। जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, तालकोटरा झील में, माओटा झील में। 30 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, बिल्कुल मानसागर झील के अंदर है। मानसागर झील आपकी ये पड़ती है जयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है भाई? जयपुर में। बिल्कुल आपको याद रखना, कहाँ पड़ती है? जयपुर में। जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। मेहमानों को ठहराने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया था। अब देखो, रामगढ़ आपकी बूंदी में, माउठा आपकी कोटा में पड़ती है, और तालकोटरा झील कहाँ पड़ती है? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। आप अगर वाकई में पढ़ रहे हो ना तो कमेंट करके बताना, ये ताल कटोरा झील आपकी जो है कहाँ पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, नए पेपर के साथ। सेशन को शेयर ज़रूर करना, बहुत बेहतरीन मैंने करने की कोशिश की है। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो शेयर भी करें। तो आप सभी साथियों को जय हिंद।